हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद जय राजधानी। आज के सेशन में बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, जिसका एक लेक्चर हम लोगों ने देख लिया है लास्ट यस्टरडे को, लेक्चर नंबर 1, जिसमें बेटा हमने सीखा था कि काइनेमेटिक्स के अंदर 1D मोशन, 2D मोशन, रिलेटिव मोशन की हमें स्टडी करनी थी। और 1D मोशन 2D मोशन में डिफरेंस क्या होता है वो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से सीख लिया था कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों या तो पैरेलल होंगे या दोनों एंटी पैरेलल होंगे तो वो मोशन कैसा होगा, 1D होगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में ना तो वो पैरेलल है और ना वो एंटी पैरेलल है, मतलब एंगल ना तो 0 डिग्री का है और ना ही 180 डिग्री का है, तो मोशन कौन सा होगा बेटा, 2D होगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया था। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट क्लास में बेटा हमने ये भी सीख लिया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस क्या होता है बेटा, टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो टोटल लेंथ हम कवर करते हैं उसको हमने क्या बोला था, डिस्टेंस बोला था। डिस्प्लेसमेंट बेटा अपन ने क्या बोला था, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट हमने बोला था। डिस्प्लेसमेंट को हमने बोला था वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। दोनों की डायमेंशंस हमने मीटर बताई थी, है ना, यूनिट मीटर थी और डायमेंशन हम लिखी थी m0 l1 t0। याद है सभी स्टूडेंट्स को। आ जाते हैं बेटा, मैं आपके सामने कोई क्वेश्चंस लेकर आया हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, और सारे क्वेश्चन आप मान के चलिएगा एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 100% प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व करते समय, ठीक है। बट अपन समझते हैं। आइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात और बताई थी, अगर आपको याद आ रही हो तो देखिए बेटा, देखिए मैंने कहा था अगर कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू कर रहा है और वो ए से कहां तक जाता है बेटा, मान लो बी तक जा रहा है, तो बेटा वो पहले कहां तक गया, ए से बी गया। फिर मैंने कहा था अगर वो बी पॉइंट से मुड़कर वापस मान लो सी पॉइंट तक आ जाता है, राइट, याद आ रहा है आपको। तो मैंने कहा था बेटा पार्टिकल जहां से पलटी मारेगा, जहां से घूमेगा, जहां से टर्न करता है, उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। मींस अगर पार्टिकल ने बी से टर्न किया है तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 वेलोसिटी हो गई है। तो अगर ए से बी का डिस्टेंस अगर सपोज करो s1 है और बी से सी का डिस्टेंस बेटा कितना है, s2 है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस हुआ ए बी का लेंथ प्लस बी सी का लेंथ, मतलब s1 लेंथ प्लस s2 लेंथ। तो डिस्टेंस तो कितना हुआ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, डिस्टेंस तो हुआ बेटा s1 प्लस s2। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर सम है ना, किसका वेक्टर सम है बेटा, s1 का और s2 का, मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। मींस s1 पे वेक्टर आएगा प्लस s2 पे भी वेक्टर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा क्या है, वेक्टर है, और डिस्टेंस क्या है, ओनली आपका अलजेब्रिक सम है। याद आया ये वाला पॉइंट। लेकिन हमें मालूम कैसे चलेगा, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, और वो अच्छे क्वेश्चंस है, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए बेटा, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी, मतलब पार्टिकल ने वहां से क्या किया है, टर्न किया है, तो बेटा हम पहले सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं कि वेलोसिटी किस पॉइंट पर 0 हो रही है। अगर वो हमें मालूम चल गया वेलोसिटी इस टाइम पे 0 हो रही है, फिर हम इजीली उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाते हैं। आइए इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए ढंग से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ढंग से देखिए बेटा, ए पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ए पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पे, at a line at a time t second, the distance x in meter of the particle from O is given by x is equal to, देखो सॉल्यूशन देखिए बेटा, x की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू, ये आपको इक्वेशन दे रखा है। और यहां पर x बेटा क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट, पार्टिकल कितना लेंथ कवर करेगा रेस्ट पर आने से पहले। तो बेटा कोई भी अगर पार्टिकल रेस्ट पर आ रहा है, सोच के देखिए, ये इक्वेशन आपको क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन आपको ये शो कर रही है बेटा कि इसमें अगर आप टी का वैल्यू पुट करोगे, अगर आप बेटा इसमें किसका वैल्यू पुट करेंगे, टी का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए अगर बेटा इसमें आप t का वैल्यू पुट करते हैं तो किसका वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, राइट। देखिए तो बेटा अब t का वैल्यू होगा क्या, वो तो हमें मालूम ही नहीं है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए t की पावर
3। तो बेटा अगर हम इसमें t का वैल्यू पुट करें, बेटा मान लो अगर मैंने t का वैल्यू यहाँ पे 1 सेकंड पुट करा तो x का वैल्यू कितने सेकंड पर आ जाएगा, 1 सेकंड पर आ जाएगा। अगर t का वैल्यू बेटा मैं 2 सेकंड पुट करूँ तो x का वैल्यू कितने सेकंड पर आएगा, 2 सेकंड पर आएगा। अगर t का वैल्यू मैं जो पुट करूंगा उस टाइम पर x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मुझे t कौन सा पुट करना चाहिए जिससे x आ जाए, तो बेटा कौन सा t पुट करना चाहिए, वो t पुट करो जो पार्टिकल किस पर आया हो, रेस्ट पर आया हो। मतलब पार्टिकल रेस्ट पर कब आएगा, जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब मुझे वो टाइम पुट करना है जिस टाइम पर पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, और पार्टिकल उस टाइम पर रेस्ट पर आया है जिस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कुछ है या वेलोसिटी 0 हो गई, उस टाइम पर रेस्ट पर आया है जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ओके स्टूडेंट, तो वेलोसिटी 0 हो गई तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट आपको मालूम है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। बेटा वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। बेटा वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी आ जाएगी। तो क्यों ना मैं इस x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूं, और उसको जब मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो वहां से किसका वैल्यू आ जाएगा, टाइम का वैल्यू आ जाएगा। उस टाइम का वैल्यू आ जाएगा जिस टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो गई है बेटा, 0 हो गई है। तो देखिए बेटा मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, है ना, डिफरेंशिएशन करके। देखिए v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो देखिए क्या आएगा, v इज इक्वल टू बेटा 40 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। 12t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, n x n माइनस 1, तो उसके अकॉर्डिंग t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर। बेटा पार्टिकल किस पर आ गया, रेस्ट पर आ गया, क्योंकि हमें डिस्टेंस वो कैलकुलेट करना है जब पार्टिकल किस पर आया, रेस्ट पर आया। जब रेस्ट पर आया होगा तो वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 0 हो गई होगी। तो वेलोसिटी को किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल पुट कर दो। जब इस टर्म को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो वहां से किसका वैल्यू आ जाएगा, टाइम का वैल्यू आ जाएगा। मैंने इस टर्म को 0 के इक्वल पुट क्यों किया, मैंने इसलिए पुट किया, क्वेश्चन ने बोला है कि पार्टिकल इज कम बैक टू रेस्ट। पार्टिकल अगर रेस्ट पर आ रहा है मींस दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। रेस्ट पर तब आएगा जब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू 0। तो क्या आ गया देखिए 12, 3t स्क्वायर को उधर ले जाइए तो 3t स्क्वायर। तो यहां से अगर आप टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो t स्क्वायर इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। तो वैल्यू ऑफ t इज 2 सेकेंड। मतलब पार्टिकल बेटा कितने टाइम पर रेस्ट पर आया है, पार्टिकल 2 सेकंड पर क्या आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। तो हमें अब पोजीशन कैलकुलेट करनी है, कितने टाइम पर पोजीशन कैलकुलेट करनी है, देखिए ध्यान दीजिए, है ना, कमिंग टू रेस्ट और पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो टी की जगह कितना सेकंड पुट कर दो, 2 सेकंड पुट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पे x का इक्वेशन मेरे पास था 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू, अगर मैं इस जगह t की जगह बेटा कितना पुट कर दूं, 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखो 40 प्लस 2 पुट करेंगे तो 24, यहां 2 पुट करेंगे तो 8। तो बेटा x का वैल्यू आ गया 64 माइनस का 8 मीन्स 56 मीटर। तो बेटा पार्टिकल जो है वो 2 सेकंड पर, पार्टिकल 2 सेकंड पर कितना डिस्टेंस पर होगा बेटा, 56 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था, आपके सामने बेटा 4 ऑप्शंस दिए गए थे। एक 24 मीटर ऑप्शन दिया था, ठीक है, 24 मीटर ऑप्शन दे रखा था, 40 मीटर दे रखा था, 56 मीटर और 60 मीटर। बच्चे बड़े जल्दबाजी में कंपटीशन एग्जाम में यही गलती करते हैं। हमने देखा कि 2 सेकंड पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो 56 मीटर आ रहा है, और बच्चे बड़े इस पे किस पे टिक कर देंगे, 56 मीटर पे टिक कर देंगे। बट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, पार्टिकल कितना चला रेस्ट पर आने से पहले। तो बेटा पार्टिकल 56 मीटर चला है और कुछ चला है। क्वेश्चन में बहुत अच्छा लॉजिक है, ध्यान से देखना क्या लॉजिक है। इक्वेशन को देखो, देखिए लॉजिक क्या था, लॉजिक ये है x का वैल्यू बेटा आपको दिया है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू, राइट। आपने देखा कि जब t बराबर 2 रखते हो तो x का वैल्यू आ रहा है 56 मीटर,
राइट। तो बेटा अगर आप सोच के देखें ये डायरेक्शन कौन सी होती है, वाई डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन बेटा कौन सी होती है, एक्स डायरेक्शन। पार्टिकल चलना कब शुरू करा बेटा, पार्टिकल ने तो 0 सेकंड से चलना शुरू करा ना, और 2 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो बेटा पार्टिकल ने चलना कब शुरू किया होगा, t बराबर 0 सेकंड पे चलना शुरू किया होगा, और t बराबर 0 सेकंड पे पार्टिकल ओरिजिन पर है या नहीं है वो चेक करो। जब t बराबर आप 0 पुट करते हो तो t 0 पुट करने पर पार्टिकल कितना डिस्टेंस पर आ रहा है, 40 मीटर पर आ रहा है। पार्टिकल अगर 40 मीटर पर आ रहा है मीन्स दैट कि पार्टिकल अगर 40 मीटर पर आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल t बराबर 0 पर यहां पर होगा या फिर पार्टिकल t बराबर 0 पर 40 मीटर पर होगा। पार्टिकल t बराबर 0 पर कहां पर होगा, 40 मीटर पर होगा। देखो t0 जब पुट करते हो पार्टिकल x इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, अगर x इक्वल टू 0 आता तो पार्टिकल ओरिजिन पर होता, लेकिन t इक्वल टू 0 सेकंड पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर आ रहा है, 40 मीटर पर आ रहा है। मतलब पार्टिकल ने चलना इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, और कब तक चल रहा है पार्टिकल, 2 सेकंड तक चल रहा है। 2 सेकंड पर जाते ही उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, और वेलोसिटी 0 हो गई तो पार्टिकल ने यहां से पलटी मार ली। लेकिन वेलोसिटी 0 उसकी 0 सेकंड पर हुई है, 2 सेकंड पर हुई है, 2 सेकंड पर हुई है, और 2 सेकंड पर उसका डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे पोजीशन कितनी है, 56 मीटर है। तो पार्टिकल बेटा 40 मीटर से 56 मीटर तक चला, तो पार्टिकल कितना चला, 40 मीटर 56 मीटर चला है, केवल ये वाला डिस्टेंस चला है, केवल ये डिस्टेंस चला है। तो 56 माइनस 40 मतलब पार्टिकल केवल कितना चला है, ओनली 16 मीटर पार्टिकल ट्रेवल करता है डिस्टेंस। पार्टिकल कितना ट्रेवल करता है, ओनली 16 मीटर। 56 मीटर नहीं कर रहा, 56 मीटर तब होता जब t बराबर 0 पर x कितना होता, 0 होता। तो अगर x 0 होता तो पार्टिकल यहां से चलता तो कितना चलता टोटल, 56। बट पार्टिकल t बराबर 0 पर है कहां, 40 मीटर पर है, तो पार्टिकल चलना कहां से शुरू किया, 0 से नहीं किया, कहां से किया, 40 मीटर से किया, और कब तक चला, 56 मीटर की डिस्ट पॉइंट तक चला। तो चला कितना, 40 से शुरू किया, 56 तक गया, तो केवल कितना चला, 60 मीटर चला। तो आंसर 56 होगा या फिर 16 होगा। तो बताइए बेटा आंसर कौन सा होगा इसका, ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा, आंसर होगा 16 मीटर है ना। और 99% बच्चे 56 मीटर कराते हैं, गलत आंसर हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है, रियलिटी में लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये भी मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। आइए समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय द रिलेशन। ये रहा बेटा, पार्टिकल कैसा मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जिसका इक्वेशन है s इज इक्वल टू 16 प्लस 12t माइनस टी स्क्वायर। This is the equation of displacement and time. Here h is in meters and t is in second. The distance covered by the particle in the first 5 seconds. बेटा आपसे पूछा है पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितने सेकंड में पूछा है बेटा, 5 सेकंड में पूछा है। क्लियर। तो बेटा मैंने आपको खाया, देखो माइंड में एक कॉन्सेप्ट को फिक्स कर लीजिए, सेट कर लीजिए। जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए और डिस्टेंस खास तौर पे पूछा जाए, तो आप सबसे पहले इक्वेशन में ये चेक कीजिए कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी कब 0 हो रही है। क्योंकि जिस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पर पार्टिकल क्या होगा, पलटी मार करके वापस कमबैक आएगा। पार्टिकल अगर वापस कमबैक आता है तो डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। कैसे, देखो मैं इस क्वेश्चन पर आऊंगा, बट बड़े आपको पहले को समझा दूं। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझिए। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, डिस्टेंस पूछा जाए, तो आप सबसे पहले बेटा क्या चेक करो कि उसकी वेलोसिटी किस टाइम पर 0 हो रही है। वो टाइम क्या है जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रही है। सपोज करो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी 2 सेकंड पर 0 होती है, तो मतलब पार्टिकल जो है 2 सेकंड तक बिल्कुल कैसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, बी तक जा रहा है, और 2 सेकंड पे जाते ही उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब वेलोसिटी 0 होगी तो वहां से घूमकर वापस क्या आएगा, वो कम बैक आएगा, है ना, वापस रिगेन करेगा अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे हुआ डिस्टेंस जो हो गई वो आपकी, वो डिस्टेंस हो गई ए बी प्लस बी सी, ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ आपकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। और जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका कौन सा हो गया, केवल ए सी आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब ए बी में से बी सी को माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और डिस्टेंस हो जाएगी आपसे ए से बी की लेंथ प्लस बी से सी की लेंथ। तो जब भी बेटा आपको डिस्टेंस पूछा जाए, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करें, वेलोसिटी कैलकुलेट करें कब 0 हो रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो गई और डिस्टेंस पूछा है कितने सेकंड पर, 3 सेकंड पर पूछा है, तो इसका मतलब 2 सेकंड पार्टिकल पहले सीधा गया और 1 सेकंड मुड़ करके वापस बैक डायरेक्शन में आया है। लेकिन अगर केवल 1 सेकंड में पूछा जाए तो इसका मतलब पार्टिकल केवल अभी यही है,
टर्न ही नहीं करा, 1 सेकंड में तो कहीं यहीं होगा, 1 सेकंड में तो पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ बीच में रहेगा, टर्न करेगा ही नहीं, तो डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, मतलब पलटी नहीं मारेगा। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है बेटा कि पार्टिकल ने अपनी पोजीशन कितने टाइम पर चेंज करी है, मतलब उसकी वेलोसिटी किस टाइम पर 0 हो रही है। हम सबसे पहले वो चेक करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, 6 + 12t - t² है। तो हम बेटा सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt, मतलब इस s का क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। उसको 0 पुट करने से वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 12t का डिफरेंशिएशन 12 हो गया, और माइनस t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ t। तो बेटा वेलोसिटी को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। तो बेटा कितना आ गया, 12 = ट्वाइस ऑफ t, तो t = 6 सेकेंड। वेलोसिटी किस टाइम पर 0 हो रही है बेटा, आपकी वेलोसिटी 0 हो रही है 6 सेकंड पर वेलोसिटी 0 होगी। और आपसे डिस्टेंस कितने सेकंड पर पूछा गया है, केवल 5 सेकंड पर डिस्टेंस पूछा गया है। तो बेटा पार्टिकल पलटी जो मारेगा वो कितने सेकंड पर मारने वाला है, 6 सेकंड में मारने वाला पलटी, मतलब मुड़ करके कितने सेकंड पर आएगा, 6 सेकंड पर आएगा। बट डिस्टेंस कितने सेकंड में पूछा गया, केवल 5 सेकंड में पूछा गया। तो टी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, कितना सेकंड बेटा, 5 सेकंड। तो हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, इक्वेशन किसका है, s का। क्या इक्वेशन है, 6 + 12t - t²। तो बेटा यहां पर t की जगह कितना पुट कर दीजिए, 5। अगर 5 पुट करते हैं तो कितना आ गया, 6 + 12 × 5 60 - 5 का स्क्वायर 25, h = 66 - 25, h = 1 × 4 41 मीटर। मतलब पार्टिकल बेटा कितने डिस्टेंस पर है बेटा, 41 मीटर आ गया। अब 41 मीटर में से आप देखिए, ध्यान दीजिए कितना डिस्टेंस है बेटा, 41 मीटर आपका डिस्टेंस आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब इन फर्स्ट सेकंड पूछा है बेटा, इन फर्स्ट सेकंड, ध्यान दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, जो टी का वैल्यू आया है 41 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया किसी टी टाइम पर, तो अब उसको बेटा जो डिस्टेंस आ गया, आप देखिए टी = 0 पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर है, 6 मीटर पर है। तो 6 मीटर में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दो। ए मॉस्किटो नेट ओवर, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक मॉस्किटो, एक मच्छर है आपका, है ना, ओवर है 7 फीट एंड इंटू 4 फीट बेड है, इज 3 फीट हाइट। एक बेड है जिसकी आपको लेंथ पता है 7 फीट का है, और उसकी बेड विड्थ भी पता है बेटा कितनी है, 4 फीट की है, 4 फीट है, और जो उसकी हाइट है बेटा कितनी है, 3 फीट है। ठीक है, द नेट हैज ए होल एट वन कॉर्नर ऑफ द बेड थ्रू विच ए मॉस्किटो एंटर। बेड में एक कॉर्नर पे बिल्कुल एक होल था जहां से मॉस्किटो उस बेड में एंटर कर गया, और इट फ्लाई एंड सिट्स एट द डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट, और उसके बिल्कुल डायगोनली में जाकर के अपोजिट कॉर्नर पे बैठ गया। यूं समझिए जैसे आपका एक कमरा है, कमरे का डायगोनल बेटा कौन सा होता है, सीधी सी बात ये वाला डायगोनल होता है, इसको अपन यूं समझते हैं। देखो डायगोनल ऐसे, ध्यान दो, जैसे ये आपका कमरा है, देखिए कमरा कैसे होगा, क्यूबॉइड टाइप का होगा, ये क्यूबॉइड टाइप का आपका कमरा हो गया। ठीक है, अब आपको बेटा देखिए इसे क्या क्या गिवन है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर एक क्यूबॉइड टाइप का आपका कमरा है, बेड है, जिसकी आपको लेंथ भी पता है बेटा, विड्थ भी पता है, और हाइट भी पता है। देखिए इसकी बेटा आपको लेंथ कितनी बताइए इसने, देखो 7, 4 और आपको बताया है, एक तो 7 फीट है, 4 फीट है, और 3 फीट है ना। तो देखिए ये अगर आपकी 7 है तो बेटा विड्थ कितनी है, 4 फीट है, तो हाइट कितनी है बेटा, 3 फीट हो गई।
3 फुट हो गई। क्लियर? अब देखिए इस बेड के एक कॉर्नर से मॉस्किटो एंटर करता है। मान लीजिए इस कॉर्नर से आपका मॉस्किटो एंटर कर रहा है, राइट? अगर यहां से एंटर करता है और उसके अपोजिट डायगोनली जाता है तो इसका डायगोनल कौन सा होगा? अगर बेटा यहां पे समझो आप ढंग से तो देखो, देखिए बेटा ये जो डायगोनल आप देख रहे हो ये तो कौन सा डायगोनल हुआ बेटा? फेस डायगोनल हुआ। कौन सा बेटा? फेस का डायगोनल हुआ, है ना? लेकिन अगर आप ये वाला डायगोनल देखो, ध्यान दो बेटा, अगर आप ये वाला डायगोनल देखो, ये वाला मतलब कौन सा? देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर एडी डायगोनल देखो तो एडी डायगोनल बेटा कौन सा है? क्यूब का डायगोनल होता है। क्यूब बेड का डायगोनल हो गया, 3D फिगर का डायगोनल होता है। मतलब एक कॉर्नर से बिल्कुल जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे जाना। जैसे सपोज करो ये कमरा है ना, जैसे उसकी ये स्क्वायर साइड हो गई तो ये डायगोनल तो उसका फेस डायगोनल हुआ। लेकिन इस फेस के देखो दो फेस रखे हैं, एक फेस तो ये रहा और एक फेस ये रहा, दो फेस हो गए अपोजिट यू, है ना? समझ पा रहे? दो फेस हो गए। अब कोई भी मॉस्किटो एंटर कैसे कर रहा है? इस कॉर्नर से एंटर कर रहा है। इस कॉर्नर से एंटर करके वो कहां जा रहा है? अगर वो इस कॉर्नर से एंटर करके अगर वो यहीं जाए तो ये कौन सा डायगोनल हुआ? फेस डायगोनल हुआ। लेकिन वो यूं नहीं जा रहा, वो इस कॉर्नर से एंटर करके और वो कहां जा रहा है? इस फिंगर के पास जा रहा है। देखो यूं यूं जा रहा है। तो अगर यूं जा रहा है तो कौन सा डायगोनल बन जाएगा बेटा? क्यूब डायगोनल, क्यूबॉइड डायगोनल, बेड डायगोनल बन जाएगा। मतलब दिस इज अ पॉइंट ए और दिस इज अ पॉइंट डी। तो बेटा मॉस्किटो कैसे एंटर कर रहा है? पॉइंट ए से एंटर कर रहा है और कहां जा रहा है बेटा? डी के पास जा रहा है, तो यूं जा रहा है वो, ठीक है? तो दिस इज द क्यूबॉइड डायगोनल। ओके स्टूडेंट्स, एडी जा रहा है। अब एडी अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करना है तो बेटा एडी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए आपसे पूछा बेटा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है याद करो बेटा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जिस भी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी है बेटा वो कल की क्लास को देखें और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एडी बेटा हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द डायमेंशंस। जितना भी आप ट्रेवल कर रहे हो सबका वेक्टर सम। देखिए 7 फुट आपने ट्रेवल किया, ये कहां पे ट्रेवल किया बेटा? अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन दिख रही है। आप देखो इसको अगर आप एक्स बोलते हो तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? वाई डायरेक्शन हुई। वापस समझे, दिस इज द एक्स डायरेक्शन, तो दिस इज वाई डायरेक्शन, तो दिस इज जेड डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन, तो दिस इज आई कैप, तो दिस इज जे कैप और दिस इज के कैप। तो आपने 7 फीट ट्रेवल किया तो 7 आई कैप हो गया। फिर आपने ट्रेवल कितना किया? 4 किया तो 4 फीट जे कैप हो गया। फिर आपने ट्रेवल कितना किया? 3 फीट ट्रेवल किया तो 3 के कैप हो गया। तो आपने पहले कहां का ट्रेवल किया? आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना है डिस्प्लेसमेंट का? हम कैलकुलेट करें तो बेटा 7 का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए कितना आ गया? 49 प्लस 25, तो बेटा कितना आ गया? देखिए ये हो गया आपके पास 4 और ये 74 मीटर। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट है बेटा √² 74 मीटर। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? अब आगे देखते हैं, ठीक है? क्यों करा आपने ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा क्या था हमसे बेटा? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। डिस्प्लेसमेंट इज √² 74 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट बेटा क्या बोल रहा है? टेकिंग द होल एज द ओरिजिन। अगर आप होल को बिल्कुल ओरिजिन मान लीजिए, बिल्कुल सेंटर पे होल को मान लीजिए, जिम कर लीजिए, और द लेंथ ऑफ द बेड एज द एक्स एक्सिस, जो बेड की लेंथ है उसको तो आप अलोंग द एक्स एक्सिस लीजिए, इट्स विड्थ एज द वाई एक्सिस लीजिए एंड वर्टिकली अब एज द जेड एक्सिस लीजिए। तो अब इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, किसके बेटा? डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स लिखने हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस। अब आप खुद सोचिए कंपोनेंट्स होते क्या हैं? कंपोनेंट्स एक्स डायरेक्शन के अलोंग होते हैं, कंपोनेंट्स वाई डायरेक्शन के अलोंग होते हैं, कंपोनेंट्स जेड डायरेक्शन के अलोंग होते हैं। मतलब एक्स के अलोंग जो वैल्यू होगा वो एक्स का कंपोनेंट होगा, जे के अलोंग जो वैल्यू होगा वो जे का कंपोनेंट होगा, और जेड के अलोंग जो वैल्यू होगा वो जेड का कंपोनेंट होगा। तो आपको पहले इसने बोला है ना क्वेश्चन ने कि हमने पहले क्या माना है कि जो लेंथ है उसको एक्स एक्सिस है, विड्थ है वो कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है, और जो हाइट है वो कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। तो बेटा अगर ऐसा है तो ये अगर एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, तो ये लेंथ आपकी आई कैप है, ये जे कैप और ये के कैप, तो ये ऑलरेडी कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो एक्स कंपोनेंट कौन सा हुआ इसका? एक्स कंपोनेंट बेटा कौन सा हुआ इसका? 7 हुआ, है ना? क्योंकि एक्स के अलोंग द एक्स एक्सिस, तो अगर एक्स कंपोनेंट की बात करो तो कौन है? 7 आई कैप है।
विड्थ कौन सी है, वाई कंपोनेंट है, तो विड्थ बेटा कौन सी है 4, तो 4 क्या हो गया जे कैप हो गया, वाई कंपोनेंट इज 4 जे कैप हो गया, और ना। और जेड कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा जेड कंपोनेंट कितना है 3 फीट है, 3 फुट है, तो मतलब 3 के कैप हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट कितना है 7 आई कैप, डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट कितना है 4 जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट का के कंपोनेंट कितना है 3 के कैप। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में बहुत बड़ा है क्वेश्चन, देखने में लगता है पता नहीं क्या है, एक मच्छर एंटर कर रहा है, बेड में एंटर कर रहा है, होल में एंटर कर रहा है, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट फाइनली कुछ नहीं वेक्टर सम होता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो देखिए क्वेश्चन केवल और केवल ओनली इतना सा था, वेक्टर सम करना था और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था डायग्राम के हेल्प से, डायग्राम को समझ करके। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट क्वेश्चन को लैंग्वेज बहुत बड़ी थी, तो उससे आप घबरा जाते हो। घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, जो मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल क्या होता है, वेक्टर सम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक कैरम बोर्ड, अच्छा क्वेश्चन है, रियलिटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक कैरम बोर्ड है बेटा, कैसा है कैरम बोर्ड, स्क्वायर डायमेंशन का है, 4 फुट का है, 4 फीट का है, जिसकी लेंथ भी 4 है और विड्थ भी 4 है। हैज द क्वीन एट द सेंटर, और कैरम के बिल्कुल सेंटर पे कौन रखी है, हमारी रानी रखी है, जो हम बचपन में बोला करते थे कि रानी रखी हुई है सेंटर पर, है ना, और रानी को लेने के लिए पीछे पड़े रहते थे कि ऐसे करके रानी हमारे पास आ जाए। तो वो सेंटर पे क्या रखी हुई बेटा, हमारी क्वीन रखी हुई है। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव टू द फ्रंट एज, आपने उस क्वीन को स्ट्राइक करा तो वो क्वीन कहां मूव करती है, फ्रंट एज की तरफ जाती है। सपोज कीजिए दिस इज द कैरम बोर्ड, अगर इसको मैं इमेजिन करूं दिस इज द कैरम बोर्ड एंड क्वीन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कैरम बोर्ड, सेंटर पर रख दिया। जब आप क्वीन को स्ट्राइक कर रहे हो तो क्वीन कहां जा रही है, फ्रंट एज पे जा रही है, वहां पे जाके वो स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, आगे बोल रहा है रिबाउंड एंड गोज इन द हॉल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन, स्ट्राइक लाइन, आपने उसको क्वीन को स्ट्राइक किया तो क्वीन जो है आपकी फ्रंट एज की तरफ मूव करती है, फ्रंट एज से स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करके वापस से बिहाइंड आती है और हॉल में चली जाती है, क्योंकि कैरम बोर्ड में 4 हॉल बने होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। तो फ्रंट एज से टकराई, स्ट्राइक करी और स्ट्राइक करके कहां चली गई, जो पीछे आपका हॉल बना हुआ है उसमें चली जाती है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, बड़ा क्वीन का क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, कितने केस में, 3 केस में कैलकुलेट करना है। पहला केस क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, सेंटर से फ्रंट एज में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द हॉल, फ्रंट एज से हॉल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और फ्रॉम द सेंटर टू द हॉल, और सेंटर से हॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए और लैंग्वेज को समझ में आया होगा। बाकी अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए बेटा सॉल्यूशन 4 का सॉल्यूशन। बेटा ये आपके पास कैरम बोर्ड है, राइट, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं कैरम बोर्ड में बेटा ये आपके पास मालूम है आपको, ये 4 होल होते हैं, एक यहां पे चारों होल हो गए। कैरम बोर्ड का साइज बेटा कितना, ये भी 4 फीट का है और दिस इज भी 4 है, राइट। अगर मैं इनकी नेम कर दूं तो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट और दिस इज डी पॉइंट। बेटा सेंटर पे कौन रखी है, हमारी रानी रखी हुई है, क्वीन रखी हुई है। ये कौन सी एज हो गई, हमारी फ्रंट एज हो गई, है ना। ये आपकी हाइट हो गई कैरम बोर्ड की, ठीक है। लाइन बनी होती है ना फ्रंट एज पे, बिल्कुल अगर आपको याद हो तो ये होती है ना, बिल्कुल होती है, बिल्कुल कॉर्नर्स पे बिल्कुल ये बने हुए हॉल है, राइट। तो बेटा अगर आपने यहां से क्वीन को स्ट्राइक किया तो क्वीन फ्रंट एज से टकरा रही है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान दीजिए। बच्चे जनरली क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर क्वीन फ्रंट एज से यूं टकराई और इससे टकरा करके वो पीछे की तरफ होल में चली गई, क्वेश्चन ऐसा बोला है। भैया क्वेश्चन ने ऐसा बोला है, लेकिन क्वेश्चन ने ये तो नहीं बोला ना जस्ट अपोजिट फ्रंट एज, है ना, बिल्कुल सेंटर के जस्ट सामने फ्रंट एज से टकराएगी, ऐसा तो नहीं बोला ना। फ्रंट एज से टकराएगी, तो फ्रंट एज से हो सकता है वो यहां पे टकरा रही
हो सकता है वो इस पॉइंट पे टकरा रही हो सकता है वो इस पॉइंट पे टकरा रही हो, इस पॉइंट पे टकरा, भाई फ्रंट एज की किसी भी पॉइंट पे टकरा सकती है ना। इस बात की क्या गारंटी कि वो जो सामने वाले पॉइंट पे टकराएगी, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। उसने बोला है जब आपने क्वीन को स्ट्राइक किया, सेंटर में जो क्वीन रखी थी उसको स्ट्राइक किया, तो वो क्वीन आगे वाली एज पे जाके टकरा करके पीछे वाले होल में चली जाती है। तो आगे वाली एज के कौन से पॉइंट पे टकराएगी ऐसा उसने कोई मेंशन नहीं किया, तो आप उसको बिल्कुल मिड पॉइंट तो नहीं मान सकते ना। अगर आपने इसको बिल्कुल मिड पॉइंट मान लिया तो आपने कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन ले लिया, जबकि पर्टिकुलर मिड पॉइंट उसने नहीं बोला, तो आपको मिड पॉइंट मानने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मिड पॉइंट अपन नहीं मान सकते, तो मिड पॉइंट नहीं मान सकते तो फिर कैसे करेंगे, तो देखिए फिर कैसे करेंगे, ध्यान दो। अगर उसको मिड पॉइंट नहीं मान सकते तो फिर मिड पॉइंट नहीं मानने पर कैसे होगा, देखिए ध्यान दीजिए, है ना। मिड पॉइंट नहीं मानने पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सामने देखिए फटाफट से मैं आपको बताता हूं और समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा अगर मिड पॉइंट नहीं मान सकते तो ये हॉल है, ये चार होल हो गए, ये आपकी फ्रंट एज या हाइट हो गई और ये बैक साइड हो गई। क्वीन अगर यहां रखिए तो बेटा अपन ऐसा तो मान सकते हैं ना कि वो यहां पे जाके टकरा रहा हो। तो बेटा अगर आपने इसको यहां जाके माना तो उससे ये हो गया कि ये वाली लेंथ है, ये जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ कितनी हो गई, एक्स हो गई। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर इसे मिड पॉइंट बोलते हो तो ये वाली लेंथ जो बची, ये वाली लेंथ जो बची, ये लेंथ बेटा कितनी हो जाएगी, एक्स या 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि पूरी लेंथ 4 है, ये 2 हो गया, तो 2 में से अगर ये x है तो ये कितना लेंथ बच गया, 2 माइनस एक्स बच गया। तो बेटा वो कहां से कहां गया है, वो सेंटर से फ्रंट एज पे टकराया है, फिर फ्रंट एज से कहां पर आ गया है, होल में आ गया है। तो होल में आ गया तो ये वाला पॉइंट हो गया, बी वाला पॉइंट हो गया, क्लियर। और फिर ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया। तो क्वेश्चन ने पहला क्या पूछा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम द फर्स्ट सेंटर से फ्रंट एज। पहला है सेंटर से कहां तक बेटा, फ्रंट एज तक। देखो ये रहा पहला पॉइंट क्या है, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। तो बड़ा सेंटर से फ्रंट एज ये रहा, फ्रंट एज ये रहा, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, सेंटर वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट हुआ और जो फ्रंट एज वाला बेटा वो कौन सा पॉइंट हुआ, फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एफ ई हुआ। तो बेटा अगर पहले वाले की पार्ट बात करो तो डिस्प्लेसमेंट कौन है, डिस्प्लेसमेंट आपका कौन है बेटा, एफ ई है ना। सेंटर से फ्रंट एज वाला डिस्प्लेसमेंट है एफ ई वाली लेंथ। तो एफ ई लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ये पूरी लेंथ 4 है तो ये लेंथ कितनी है 2। तो अगर मुझे x का वैल्यू मालूम हो तो एफ ई में इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा, एफ ई क्या बन रहा है, एफ ई बन रहा है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ ई कितना हो जाएगा बेटा, 4 प्लस एफ ई आपका हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, केवल मुझको एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक्स का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ध्यान से देखते हैं। देखो बेटा अगर मैं एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो बेटा मैं इस देखो इस ट्राइंगल को देखिए, अगर मैं इसको कोई भी नाम देता हूं, जी नाम पॉइंट दे दिया, तो एफ ई जी एक ट्राइंगल है और एक आपके पास ई बी सी ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट करूं तो मैं ये बोल सकता हूं इसका एक्स और इसकी 2 का रेशियो, x/2 का रेशियो है ना, जो ये x है और ये 2 है। और इसकी बेटा कौन सी लेंथ है, ये 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स। और ये वाली लेंथ बेटा कितनी है इसकी 4। तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने वाली बात हम बोल सकते हैं, है ना। तो बेटा अगर हम वाली बात बोल पा रहे हैं कि 2 माइनस एक्स और ये आपका 4 हो गया, राइट। तो बेटा अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ गया, देखिए 2। तो यहां पे सॉल्व कीजिए 2x, देखो ध्यान दीजिए बेटा, इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स इधर क्या ऐड हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ x इज 2/3। बेटा x का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया। मतलब जो पार्टिकल यहाँ पे हिट करेगा जिस पॉइंट पर F पॉइंट E पॉइंट पर, वो बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा, मिड पॉइंट से 2/3 डिस्टेंस पर होगा, मिड पॉइंट से 2/3 डिस्टेंस पर होगा। तो अगर ये 2/3 डिस्टेंस होगा तो ये कितना होगा, 2 माइनस 2/3। थोड़ा ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 4/3 डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो गया 4/3 और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2/3 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो FE हुआ वो FE के अंदर आपको बेटा किसका वैल्यू पुट करना है, 4 तो आ ही गया,
एक्स का वैल्यू पुट करना है और एक्स का वैल्यू कितना है 2/3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा कितना हो जाएगा 36 40/9। दिस इज द आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, सेंटर से फ्रंट एज का डिस्प्लेसमेंट आ गया स्क्वायर रूट 40/9 होगा। आगे देखिए बेटा, हमें डिस्प्लेसमेंट कहां से निकालना है, सेकंड पॉइंट में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रंट एज से टू द होल तक का। तो फ्रंट एज से होल तक का डिस्प्लेसमेंट बेटा कौन है, ईबी डिस्प्लेसमेंट है। और ईबी डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ईसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ईसी कितना है 2 - x, 2 - x कितना रहा है 4/3, और ये कितना रहा है 4, तो 4/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए बेटा सर सेकेंड पार्ट आपको जो बोल रहा है, सेकेंड पॉइंट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहां से कहां होगा, ई से बी का होगा, तो ईबी डिस्प्लेसमेंट। तो ईबी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और 2 - x का बेटा वैल्यू कितना आया था आपका आया था बेटा, देखिए यहां पर वैल्यू 4/3, तो बेटा 4/3 का वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए तो बेटा 4/3 पुट करूंगा तो 16/9 प्लस 16 हो जाएगा। तो देखिए बेटा 16 को कॉमन लेके अगर बाहर निकालते हैं तो देखिए 16 आपने कॉमन लिया तो 1/9 प्लस 1, तो 16 इंटू 10/9, तो 4/3 बाहर आ जाएगा, तो 4/3 बाहर आ गया एंड स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट हो गया कहां से बेटा, फ्रंट एज से लेकर के होल तक का। अब आगे हमें कहां से कैलकुलेट करना है वो देखिए बेटा, आगे बेटा वो कहां पे कैलकुलेट करना है, सेकंड पॉइंट पर बेटा वो क्या बोल रहा है, सेंटर से होल का। थोड़ा सेंटर से होल का डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला होने वाला है सेंटर से होल का, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एफ इंटू एफ बी होगा। तो एफ बी तो कैलकुलेट करना आपके लिए इजी है, कैसे, क्योंकि आपको मालूम है दिस इज 2 और ये भी लाइन बेटा कितनी है 2, तो एफ बी तो कितना हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा इसका जो सी पार्ट आपको कैलकुलेट करना है, इसका सी पार्ट थोड़ा बहुत एफ बी होगा, और एफ बी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा 4 + 4 मतलब 8, और 8 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आंसर बेटा 2√2 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट कर पाए बेटा, सेंटर से होल तक का एफ बी होगा डिस्प्लेसमेंट, वो कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर को हमने सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन पूछा बेटा द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज। आपको न्यूमेरिकल रेशियो कैलकुलेट करना है किसका, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। समझिए इसको, ध्यान दीजिए। देखिए बेटा आपको मैंने बताया कि अगर मान लो केवल पार्टिकल ए से चल करके और कहां तक जाता है बी तक जाता है, तो उसका डिस्टेंस कितना है ए बी है, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है ए बी है, क्योंकि आप केवल कैसा मूव कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हो, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो। अगर डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हो तो ए पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट, तो डिस्टेंस टोटल लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो ए बी लेंथ हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट लेंथ भी ए हो जाएगी। थोड़ा अगर मान लो ये 10 मीटर है, थोड़ा डिस्टेंस भी कितना हुआ, देखना एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अभी डिस्टेंस भी 10 मीटर हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी आपका 10 मीटर हुआ, मतलब दोनों क्या हुए, सेम हुए। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में ही बेटा, अगर सपोज करो सेकंड पार्ट, अगर पार्टिकल पहले ए से बी गया और फिर मुड़ करके वो बी से सी आया, अगर वापस रिटर्न बैक आ रहा है, तो बेटा जाते समय मान लीजिए 10 मीटर था और आते समय मान लीजिए 2 मीटर है, तो डिस्टेंस अब कितना हो गया, देखो जाते समय 10 मीटर हुआ ये वाला डिस्टेंस, और आते समय 2 मीटर, डिस्टेंस कितना हुआ 12 मीटर हुआ। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 है, 2 है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। क्यों है, क्योंकि 10 मीटर आप गए, 2 मीटर बैक आए, तो बचा कितना, केवल 8 मीटर, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट सी, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस केवल कितना है 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। अगर बेटा इसी का थर्ड पार्ट अगर मैं ऐसे बोलूं, थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट लीजिए, अभी कंक्लूजन निकल जाएगा। बेटा पहले पार्टिकल ए से कहां गया, बी तक गया,
फिर बी से वापस कम बैक होकर के वापस कहाँ गया, ए पर ही आ गया। तो मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए। जाते समय भी 10 मीटर ट्रेवल किया और आते समय भी 10 मीटर ट्रेवल किया। तो बेटा डिस्टेंस कितना हुआ, फाइनली डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, लेंथ कवर हुई। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। यहाँ तो हम देख रहे हैं ए से तो स्टार्ट ही हुआ था और ए पर ही वापस आ गया, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट तो सेम है। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा या जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। क्लियर। तो तीनों रिजल्ट्स को अगर अपन ध्यान रखें तो क्या कंक्लूजन निकल कर आपके सामने आता है वो देखिए। कंक्लूजन ये निकल कर सामने आता है, अगर पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, अगर पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज की है तो देखिए अब डिस्टेंस ज्यादा है बट डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं है। अगर डायरेक्शन को चेंज करके वापस ओरिजिन पर आ गया तो भी कौन ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से क्या है, ज्यादा है, या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो यहां से हम ये पॉइंट बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो क्या होता है, ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा, या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। लेकिन कभी भी क्या बोलना पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से क्या है, ज्यादा है, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, बट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लेस देन नहीं है। अगर लेस देन नहीं है तो बेटा रेशियो मेरे से किसका पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस को उसके नीचे ले जाइए, देखिए 1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के नीचे कौन चला गया, डिस्टेंस चला गया। इसी का तो रेशियो पूछा है। तो बेटा देखो ये रेशियो क्या आ रहा है, ये रेशियो क्या आ रहा है बेटा, लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। देखो ऐसे भाई ये एरो का जो साइन है किसकी तरफ है, 1 की तरफ है ना। तो इसको बेटा मैं अगर ऐसे लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो ध्यान दीजिए। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1। देखो ये जो है एरो का साइन ये किसकी तरफ ओपन हो रहा है, 1 की तरफ ओपन हो रहा है। तो अपन ने कहां पे ओपन कर दिया बेटा, 1 की तरफ ओपन कर दिया। तो बेटा ये रेशियो क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आंसर कौन सा आया, देखिए लेस देन इक्वल टू 1। थोड़ा लेस देन इक्वल टू 1 मतलब आंसर कौन सा होगा बेटा, आपका डी होगा। ओके स्टूडेंट, तो सभी को समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बेटा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और मे बी इक्वल, बट कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लेस देन नहीं होता है। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया है अभी भी पहले भी कॉन्सेप्ट कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर सम होता है। क्लियर। तो देखिए इसी बेस पे एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, ध्यान से देखिए। ए मैन वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप अपने आप को खड़ा कर लीजिए, है ना। तो आप देखिए आपकी इधर बेटा कौन है, ईस्ट है, इधर कौन है, वेस्ट है, इधर कौन है, नॉर्थ है, पीछे कौन है, साउथ है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और बैक साइड में साउथ हो गया, राइट। तो देखिए ए मैन वॉक 30 मीटर ट्रेवल करता है बेटा कहां पे, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में। देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में, फिर 20 मीटर कहां जाता है, ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। तो अब इसका डायग्राम बनाते हुए चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर एंड इन द लास्ट 30√2 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। 30√2 मीटर जाता है कहां पे, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। तो द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन इज, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है ओरिजिन से क्या होगा और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि वो डिस्प्लेसमेंट वेस्ट डायरेक्शन में होगा, वो डिस्प्लेसमेंट ईस्ट डायरेक्शन में होगा, वो डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा वो हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए बेटा पहले पार्टिकल कहां गया, 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन बेटा क्या होती है, देखो ये कौन डायरेक्शन है, ईस्ट, ये कौन डायरेक्शन है बेटा, वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये डायरेक्शन बेटा कौन सी है, साउथ। तो बेटा पहले कहां गया वो 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, राइट। फिर बेटा कहां गया वो, देखिए यहां पे 20 मीटर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो 20 मीटर इस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन इधर होगी, तो 20 मीटर
इस डायरेक्शन में गया, ये तो नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। अब बेटा आगे कहां जा रहा है, अगर आगे की बात की जाए, देखिए आगे बेटा कितना 30√2 मीटर बेटा कहां जाता है बेटा, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। तो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन देखिए, देखिए ये साउथ डायरेक्शन है नीचे, आपको मालूम बेटा नीचे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, और इधर बेटा कौन सा है, वेस्ट। तो बेटा पार्टिकल ना तो साउथ में जाता है और ना ही वेस्ट में जाता है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। तो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन बेटा कौन सी हुई, ये हुई। कितना जाता है बेटा 30 है, 30√2 मीटर, 30√2 मीटर, क्योंकि दिस इज द साउथ डायरेक्शन और दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। मतलब डायग्राम आपने कैसे ट्रेवल बनाया, पहले 30 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ में गया, फिर 20 मीटर ईस्ट में गया, फिर 30√2 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन लिखा है, ना तो साउथ में ना ही वेस्ट में, साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो साउथ इधर है, वेस्ट इधर है, तो उनके बीच में इधर आएगा 30√2 मीटर। तो बेटा अगर इसका आप यहां से एंगल देखो तो दिस इज एंगल इज, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बेटा आपका होगा 45 डिग्री। ये एंगल बेटा कितना होगा आपका, 45 डिग्री एंगल होगा। क्लियर। तो बेटा आपको पूछा क्या क्वेश्चन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या, याद करो, मैंने बताया आपको हमेशा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है बेटा, वेक्टर सम होता है। डिस्प्लेसमेंट बेटा हमेशा क्या होता है बेटा, वेक्टर सम होता है। तो बेटा वेक्टर सम अगर आप करते हो तो देखो 30 हो गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब जे कैप डायरेक्शन हो गई। ये 20 कौन सी हो गई, आई कैप डायरेक्शन हो गई। बट 30√2 अगर आप ढंग से देखो तो 30√2 मीटर ना तो आई कैप है और ना ही जे कैप है, लेकिन 30√2 मीटर का मैं क्या कर सकता हूं, कंपोनेंट कर सकता हूं। जिधर एंगल बन रहा है उधर कॉस आएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। मतलब जो 30√2 मीटर आपका ये है 30√2, जिसका यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा, 45 डिग्री बन रहा है। तो इधर हम उसका वैल्यू बोल सकते हैं 30√2 cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री कितना होता है, 30√2 cos 45 होता है बेटा 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो आ गया 30 मीटर। इसका एक कंपोनेंट इधर भी होता है, इधर कंपोनेंट कितना होता है 30√2 sin 45, और sin 45 कितना होता है 1/√2। तो ये भी कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। तो इस 30√2 के कितने कंपोनेंट्स हो गए, दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो माइनस ए कैप डायरेक्शन में और एक माइनस जे कैप डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे बेटा, वेक्टर सम। तो ये कितना है 30 है, 30 जे कैप, 30 जे कैप हो गया। ये कौन सा 20 बेटा कौन सा हो गया, आई कैप हो गया। प्लस 30√2 के दो कंपोनेंट है, एक माइनस एक्सिस में और एक माइनस वाई कैप में। तो माइनस एक्सिस में कितना है 30 है, बट आई कैप है माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप है। तो 30 माइनस आई कैप, और ये बेटा कहां पर है, माइनस वाई एक्सिस में, माइनस वाई एक्सिस में कितना आ रहा है 30, तो मतलब 30 माइनस जे कैप। क्लियर। तो देखिए 30 जे कैप और 30 माइनस जे कैप आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेटा बचा कितना 20 30, बट माइनस में, तो आंसर इज 10 माइनस आई कैप डायरेक्शन। बेटा माइनस आई कैप क्या शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा तो 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 10 मीटर है, लेकिन डायरेक्शन आई कैप आ रही है, माइनस आई कैप आ रही है, डायरेक्शन आ रही है माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन ईस्ट होगी या फिर वेस्ट होगी। ईस्ट का अपोजिट मतलब डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट होगी। 10 मीटर होगा बट टुवर्ड्स बेटा कहां होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो देखिए बेटा ऑप्शंस के अंदर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर बट टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन आपको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 आज का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर। और ये क्वेश्चन वास्तव में ऐसा अल्टीमेट क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते समय काफी स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स से गलती होता है ना। तो आप इसको समझिए, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस मेरी एक ही बात याद रखो जो मैंने कल की क्लास में बोली थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है, वेक्टर सम है। अगर वो पॉइंट आपको याद है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो, ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरिस्ट फॉलो ए ट्रैक दैट टर्न टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। मतलब एक बाइक वाला है जो हर 500 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करके 60 डिग्री से टर्न कर लेता है। मान लीजिए मैं 500 मीटर चला, फिर 60 डिग्री से टर्न कर जाऊंगा, फिर 500 मीटर चला, फिर 60 डिग्री से टर्न कर जाऊंगा। तो ऐसा हर 500 मीटर ट्रेवल करके कितने डिग्री से टर्न करता है बेटा, वो 60 डिग्री से टर्न करता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, तो स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट
एट द थर्ड, सिक्स्थ और 8। बेटा कौन कौन सा टन बोल रहा है? थर्ड टन वाला, 6 टन और 8 टन। जब वो तीसरा टन लेता है, जब वो आपका 6 टन लेता है, जब वो आपका 8 टन लेता है, तब आपको उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको स्पेसिफाई करना है और कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन इच केस। मतलब टोटल पाथ लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस होती है। मतलब आपको उसके तीसरे टन पर, उसके 6 टन पर, उसके 8 टन पर, थर्ड टन पर, 6 टन पर और 8 टन पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है और उसका डिस्टेंस क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस को डायरेक्ट ना बोल के टोटल लेंथ बोली, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन इच केस। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट मींस डिस्टेंस। तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। मोटरिस्ट करता क्या है? 500 मीटर चलता है, फिर 60 डिग्री का टर्न लेगा, फिर 500 मीटर चलेगा, फिर 60 डिग्री का टर्न लेगा। तो आइए बेटा देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए कैसे होगा। देखो, सपोज करो बेटा, अगर एक मोटरिस्ट 500 मीटर यूं चला, 500 मीटर 60 डिग्री से टर्न लिया, तो बेटा 60 डिग्री से टर्न यूं होगा, ये इसने 60 डिग्री से टर्न ले लिया। फिर 500 मीटर चला, फिर उसने 60 डिग्री से टर्न लिया, तो फिर 60 डिग्री से टर्न हो गया। ये एंगल इज 60 डिग्री से टर्न लिया। फिर बेटा कितना मीटर चला? वही 500 मीटर। ऐसा बेटा वो करता रहेगा तो क्या बन जाएगा? ये हेक्सागन बन जाएगा, राइट। ये पॉइंट कौन सा होगा? ए पॉइंट। देखो ये ए पॉइंट, तो दिस बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट हो गया, ये आपके लिए ई पॉइंट हो गया और ये आपके लिए एफ पॉइंट हो गया। ये भी 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर। हर टन कैसा है बेटा? 500 मीटर का है। तो बेटा ये कौन सा टन बन रहा है आपका? दिस इज फर्स्ट टन, राइट। ये कौन सा टन हो गया आपके लिए? सेकेंड टन हो गया। ये बेटा कौन सा टन हुआ? थर्ड टन हुआ। ये कौन सा टन हो रहा है? 4 टन हो रहा है। ये 5th टन हो गया। और यहाँ पे बेटा कौन सा टन हुआ? 6 टन हुआ, राइट। तो बेटा ये कौन सा टन होगा? फिर ये आपके लिए 7 टन होगा। थोड़ा यहाँ पर जाके वापस कौन सा टन हो जाएगा? आपके लिए 8 टन हो जाएगा, राइट। वापस देखो ना, ऐसे तो बनेगा, पहला टन हुआ, फिर सेकंड टन हुआ, थर्ड टन हुआ, ऐसे लगातार। यहाँ पे 6 टन हो गया, वापस 7 टन कर रहा है, तो वापस इसी बात को फॉलो कर रहा है, 7 टन ले लिया, फिर वापस बात को फॉलो कर रहा है, 8 टन हो गया, ये 9 टन होगा, ये 10 टन होगा, लगातार चलता चला जाएगा। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट जो बेटा पूछ रहा है क्वेश्चन, बेटा वो कौन से केस में पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार तो आप बताओ कौन से टन पर बेटा? आप देखिए कौन से टन पे पूछा है। एक बार तो थर्ड टन पे पूछ रहा है, फिर 6 पर और फिर 8 टन पर। तो देखिए थर्ड टन का टन कहां पर है? यहां पर है। तो थर्ड टन अगर यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इनिशियल पॉइंट आपका ए है और फाइनल पॉइंट डी है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? ए डी होगा। अगर फर्स्ट केस की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कौन सा होने वाला है? ए डी होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एडी कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज द वेक्टर सम। अगर वेक्टर सम करो तो मतलब ए बी का वेक्टर प्लस बी सी का वेक्टर प्लस सी डी का वेक्टर हो गया। अब ए बी वेक्टर भी मैंने लिख दिया, बी सी वेक्टर भी मैंने लिख दिया और सी डी वेक्टर भी मैंने लिख दिया। अब आपको ए बी वेक्टर का वैल्यू देखना है, बी सी का देखना है और सी डी वेक्टर का वैल्यू देखना है। तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए बी वेक्टर कितना है? देखो ए बी वेक्टर कितना है? 500। कौन सा डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस, तो कितना हुआ? 500 आई कैप हो गया। अब किसका वैल्यू देखना है बेटा? बीसी वेक्टर का वैल्यू देखना है। तो बेटा बीसी वेक्टर भी कितना है? ये आपका वैल्यू 500 मीटर है। तो अगर आप देखो तो बेटा इसके भी कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग। एक्स के लॉन्ग होगा 500 cos 60 आई कैप और वाई के लॉन्ग होगा 500 sin 60 जे कैप। तो 500 जिधर एंगल बनता है उधर cos 60 आई कैप प्लस 500 sin 60 जे कैप, राइट। तो बड़ा देखिए बीसी वेक्टर कितना आ गया? 500 cos 60 कितना होता है? 1/2 आई कैप प्लस 500 sin 60 होता है √3/2 जे कैप। अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए कितना आ गया? बीसी वेक्टर आ गया आपके पास 500 डिवाइड बाई 2 मतलब 250 आई के प्लस 250 √3 जे कैप।
ये बेटा हमारे पास कौन सा वेक्टर आ गया, BC वेक्टर आ गया। अब हमें बेटा कौन सा वेक्टर और कैलकुलेट करना होगा, अब हमें कैलकुलेट करना होगा बेटा CD वेक्टर भी कैलकुलेट करना होगा। तो बेटा CD वेक्टर को कैलकुलेट करते समय आप एंगल को बहुत ढंग से समझिए। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो आप देखिए ये वाला जो एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल हम बोल सकते हैं, ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और ये पूरा एंगल कितना है 120, तो ये 60 डिग्री, तो बेटा ये भी कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। अगर ये भी 60 डिग्री हुआ तो बेटा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स के लॉन्ग और एक वाई के लॉन्ग, तो ये भी 500 है, तो 500 cos 60 माइनस आई कैप में होगा और 500 sin 60 जे कैप में होगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट एक तो इधर होगा, इसके लॉन्ग होगा, और एक कंपोनेंट का होगा वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा 500 cos 60 प्लस आई कैप माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, तो इधर कंपोनेंट आएगा 500 cos 60 माइनस आई कैप, और ऊपर कंपोनेंट आएगा 500 sin 60 जे कैप। तो बेटा CD वेक्टर कितना होगा वो देखते हैं। CD वेक्टर आपके पास होगा 500 cos 60 माइनस आई कैप, और वो होगा 500 sin 60 जे कैप। तो बेटा देखिए 500 cos 60 कितना होता है 250 हो जाएगा, बट माइनस आई कैप में होगा, और 500 sin 60 कितना होगा वही 250√3 जे कैप में होगा। क्लियर। तो देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तीनों का सम होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करते हैं AD वेक्टर, तो बेटा AB वेक्टर कितना आया था 500, और जो BC वेक्टर आया बेटा वो कितना आया 250 आई कैप 250√3 जे कैप, और बेटा जो CD वेक्टर आपका आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है 250 माइनस आई कैप और 250√3 जे कैप। बेटा ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 250 आई कैप 250 माइनस आई कैप। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनली कितना रह गया देखिए, AD वेक्टर रह गया पहले वाले केस में 500 आई कैप प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे तो 500√3 जे कैप। तो बेटा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, मैग्नीट्यूड होगा 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर प्लस 500√3 का होल स्क्वायर। बेटा 500 का स्क्वायर बेटा बाहर आएगा तो कितना आएगा 500, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 का स्क्वायर 2, मतलब 1000 मीटर। बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 1000 मीटर डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया। कैसे कैलकुलेट किया सभी को समझ में आ गया, क्योंकि हमने क्या कर लिया है AB वेक्टर प्लस, देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे कैलकुलेट किया है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। तो AD वेक्टर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 1000 मीटर आ रहा है। अब इसी का अगर डिस्टेंस पूछो तो डिस्टेंस तो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ बेटा कितनी है AB लेंथ प्लस BC लेंथ प्लस CD लेंथ, मतलब 500 प्लस 500 प्लस 500, तो डिस्टेंस तो कितना हो गया 1500 मीटर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका बेटा 1000 मीटर आ गया। तो बेटा पहले वाले केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है 1000 मीटर और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है बेटा 500 प्लस 500 प्लस 500, तो डिस्टेंस है आपके पास कितना बेटा 1500 मीटर। दोनों चीजें हमारे पास आ गई, डिस्टेंस भी आ गई और डिस्प्लेसमेंट भी आ गई है। इसी का बेटा सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का देखिए, बेटा सेकंड पार्ट में जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है वो कौन से टन पर कैलकुलेट करना है 6 टन पर कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन पर, अब देखिए बेटा 6 टन कहां पर हो रहा है, देखो 6 टन आपका पॉइंट ए पर हो रहा है। अगर 6 टन पॉइंट ए पर हो रहा है तो देखिए ए से तो आप स्टार्ट ही हुए थे, तो अगर ए पर ही 6 टन हो रहा है तो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0 होता है। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी कर लिए, जब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट्स आर सेम देन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना होगा 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 500 500, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो बेटा सेकंड वाले केस की अगर बात करते हैं तो देखिए बेटा सेकंड वाले केस के लिए, तो बेटा सेकंड वाले केस की अगर हम बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है। और डिस्टेंस की अगर आप बात करते हो तो बेटा डिस्टेंस कितना है 500, ऐसा कितने टाइम चला और 6 टाइम्स, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा आपका 3000 मीटर आपका हो जाता है सेकंड केस में। अब इसका जो लास्ट केस है बेटा थर्ड केस, उसमें क्या पूछा है, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछ रहा है कि कौन से टन पर बेटा 8 टन पर पूछ रहा है। तो 8वां जो टन हो रहा है 8 टन
वो देखिए बेटा कहां पर हो रहा है, 8 टन बेटा, आपका 8 टन इस पॉइंट पर जाकर हो रहा है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, AC होगा, और AC डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AB प्लस BC होगा। BC हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, BC कितना आ रहा है देखो, BC हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये रहा 250 IK प्लस 250 √3 J कैप। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, AC होगा ना, क्योंकि सेकंड टन 8 टन कहां हो रहा है, C पॉइंट पर। एक ऐसा पॉइंट है मान लीजिए इनिशियल पॉइंट, तो ये अगर मेरे लिए इनिशियल पॉइंट है और C मेरे लिए अगर फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट मेरा ये वाला होगा, AC वाला। तो देखिए इसको डिस्प्लेसमेंट थर्ड केस में जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कौन सा है, AC। तो बेटा AC वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और हमने AB वेक्टर बेटा पहले कैलकुलेट कर रखा है, कितना है 500 I कैप। BC वेक्टर कितना है बेटा 250 I कैप और 250 √3 J कैप, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 500 250 मतलब 750 I कैप और 250 √3 J कैप हो जाएगा। और बेटा अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो बेटा मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा I कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 750 का होल स्क्वायर और 250 √3 का होल स्क्वायर। तो बेटा अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं आगे, अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। देखो 75 को आप लिख सकते हो 25 × 3, राइट, है ना, का होल स्क्वायर, और इसको आप 25 × √3 का होल स्क्वायर रहने दो। और सोचो बेटा ये 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है, तो बेटा बाहर मल्टीप्लाई में क्या लिख दो, 10 लिख दीजिए, क्योंकि 10 का स्क्वायर बाहर आके कितना आएगा, 10 आएगा। फिर यहां से 25 का स्क्वायर भी बाहर ले लो, 5 आएगा, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा 50। तो अंदर कितना रह गया 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया देखो 50 अंदर हो गया 9 + 3 मतलब 50 स्क्वायर रूट 12, और 12 कितना होता है 4 × 3 मतलब हो गया आपके पास 4 का होता है 2, तो मतलब 100 √3 मीटर। आया बेटा समझ में आपको। तो डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे कैलकुलेट किया, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अब अगर बेटा आप डिस्टेंस की बात करो उस वाले केस में 8 टन पर डिस्टेंस की अगर बात करते हो तो सोचिए बेटा डिस्टेंस कितना होगा, आप खुद सोचिए जब 8 टन आप ले रहे हो। तो बेटा 8 टन लेते समय देखो आप पहले 500 ये गए, फिर 500 ये गए, फिर यूं ट्रेवल किया, फिर यूं किया, फिर यूं किया और फिर इधर आए। तो बेटा 6 टन तो यही हो गए, फिर 7 वापस चले और फिर 8 वापस चले, क्योंकि देखो फर्स्ट 500 चले 5 5 5, तो आपने ऐसा कितनी बार ट्रेवल किया, टोटल 8 टाइम्स, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 4000 मीटर आपका डिस्टेंस हो जाता है। ओके स्टूडेंट, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्पीड वेलोसिटी को समझेंगे, और स्पीड वेलोसिटी को समझने के बाद फिर हम पढ़ेंगे बेटा इससे रिलेटेड ग्राफ्स, जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के और भी अच्छे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय राजधानी।